बेटा आज हम लोग फ्रिक्शन के एक और इम्पॉर्टेंट सीक्रेट को समझेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लॉक को एक इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, ठीक है। अब ये ब्लॉक स्टेबल है। अब मैं इंक्लाइंड प्लेन के इंक्लिनेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करूँगी। ये अभी भी स्टेबल है। और अब ये स्लिप कर गया। ये जो इंक्लिनेशन है इस inclined plane का with the horizontal, that inclination is known as angle of friction और angle of repose। और जिस समय ये जस्ट स्लिप करने वाला होता है, जिस पॉइंट पर जाकर अगर हम ज़रा सा इसको और डिस्टर्ब करें तो ये स्लिप कर जाएगा, ये पॉइंट जब इसको ज़रा सा और हम ऊपर करें और ये स्लिप कर जाएगा। इस पॉइंट पर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ये जो बिल्कुल बहुत डेलिकेट सा इक्विलिब्रियम बनता है इस पॉइंट पर, जब हल्का सा इसको ऊपर किया और ये स्लिप कर गया, इंक्लिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाया और स्लिप कर गया। When this block is just to slip, at that point we need to know कि कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनका बैलेंस कैसे है। तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करता है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट, देखो ज़रा सा मेरा हाथ ऊपर हुआ और ये स्लिप कर गया। ये वो पोजीशन है जब ये ब्लॉक बिल्कुल स्लिप करने को रेडी है। तो इस समय वेट का या ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है और दूसरा कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर लग रहा है। जो mg साइन थीटा कंपोनेंट है वो इसको नीचे ले जाएगा और जो mg कॉस थीटा कंपोनेंट है वो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए फोर्स लगाएगा। mg कॉस थीटा कंपोनेंट का जो फोर्स है वो उस फोर्स से ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन को नीचे पुश करेगा, तो ये इंक्लाइंड प्लेन इक्वल फोर्स यानी mg कॉस थीटा फोर्स से ब्लॉक को ऊपर की ओर फोर्स करेगा। तो n mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा इसका ड्राइविंग फोर्स होगा। और क्योंकि ये बिल्कुल स्लिप करने को रेडी है, इस समय मेरा हाथ समझाते समय ज़रा भी हिलता है तो ये नीचे स्लिप कर जाता है। तो mg साइन थीटा जब इसे नीचे स्लिप करने के लिए फोर्स कर रहा है तो ये स्लिप इस समय इस डेलिकेट इक्विलिब्रियम के समय क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगकर mg साइन थीटा को इस समय बैलेंस किए हुए है, जो कि इस समय हट गया। ठीक है, तो अब हम इसको ऑन पेपर समझेंगे। तो एक बार हम लोग फोर्सेस देख लें कि ब्लॉक पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। mg साइन थीटा अलोंग द प्लेन नीचे की ओर, जो इसे नीचे खींचना चाहता है। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर अलोंग द प्लेन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू mg कॉस थीटा इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो देखो डायग्राम में हम इसको बनाकर कैसे एनालाइज करेंगे। अब देखो इस ब्लॉक पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट करता है, जिसको हमें ऑब्वियसली रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। mg sin theta will be the force responsible to pull it down, and frictional force, as the block has tendency to slip down, frictional force will appear। हमें पता है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो mg साइन थीटा बढ़ेगा, यानी वो फोर्स जो इसे नीचे की ओर स्लिप कराना चाहता है वो फोर्स बढ़ेगा और इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स खुद को बढ़ाता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप ना करे।
लेकिन जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अपनी मैक्सिमम म्यू टाइम्स एन वैल्यू पर पहुंच जाएगी, तो उसके बाद जैसे ही थीटा को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, mg sin theta will overpower the frictional force and the block will accelerate down. हम उस पोजीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने mg sin थीटा को जस्ट बैलेंस कर रखा है। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमको पता है मैक्सिमम वैल्यू है इस समय, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। ये वो डेलिकेट इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब थोड़ा सा थीटा और बढ़े तो ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है इस समय, और वो म्यू टाइम्स एन यानी एम जी कॉस थीटा है, क्योंकि एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा है इस सिचुएशन में। ये वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एम चला गया, जी चला गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, and theta is known as angle of repose और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा की वो वैल्यू है जब बैलेंस है ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट मूवमेंट थीटा की नेक्स्ट हायर वैल्यू के लिए ये बैलेंस नहीं होगा। तो टेन थीटा दैट इज एंगल ऑफ रिपोज थीटा हो तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। और इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं किसी दो सरफेस के बीच के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये जो फोर्सेस हैं और ये जो डेरिवेशन है ये पूरा हमको प्रॉपरली लिखना है समझकर। Now after angle of friction we are going to switch to another very important point जो बहुत पूछा जाता है, that is why friction is non-conservative force. So first you know that friction is a non-conservative force, and obviously what is non-conservative force? Those forces whose work done depends upon path of displacement are called non-conservative forces like friction. Important क्या है non-conservative force की definition and why friction is non-conservative, इसका आंसर। दोनों important है questions, but when non-conservative force is defined तो मैंने बहुत सालों से कॉपी चेक करते समय देखा है कि बच्चे लिखते हैं those forces which depend upon path, which depend upon path. Please correct the language. Those forces whose work done depends upon the path. Forces path पर नहीं depend करते, work done path पर depend करता है। So if you are writing those forces which depend upon path, this is completely wrong definition and you will get 0 in this answer. So please correct it. Those forces whose work done depends upon path is called non-conservative force। और इसको एक क्विकली इसको समझ लेते हैं। अब मान लो मेरे पास ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है और उसे मुझे इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचाना है। अगर मैंने एक रास्ता अडॉप्ट किया, ये मैं पहले इसको लेकर यहाँ तक गई और उसके बाद मैं इसको लेकर यहाँ तक गई, तो मुझे इस फ्लोर पर स्लिप कराते हुए इसको कुछ काम करना पड़ा। ठीक है, काफ़ी हैवी है, इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट, तो मुझे इसको पुश करके यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ा। अब मैंने इसी को ये दूसरा रास्ता अडॉप्ट किया और इसको सीधे यहाँ से लेकर यहाँ गई। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, किस रास्ते पर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा? ऑब्वियसली आप कहोगे कि आपको इतना लंबा रास्ता तय करने में इसको पुश करके ले जाने में ज़्यादा काम करना पड़ा, और ये छोटा रास्ता है तो रिलेटिवली कम काम करना पड़ा।
क्यों ज़्यादा और कम काम करना पड़ा? क्योंकि इस रास्ते पर जब मैंने इसको स्लिप कराया तो कम रास्ता तय करना पड़ा, तो फ्रिक्शन कम झेलना पड़ा, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम किया वो भी कम हो गया। इस रास्ते पर क्योंकि ये रास्ता लंबा है तो ज़्यादा टाइम मुझे फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो ज़्यादा वर्क करना पड़ा अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन पाथ, नॉट ऑन इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। इस रास्ते पर ज़्यादा वर्क डन है फ्रिक्शन के अगेंस्ट और इस रास्ते पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कम वर्क डन है। दैट इज़ वाई फ्रिक्शन इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. So we will write that friction is a non-conservative force because work done by the friction depends upon path taken, right? Now obviously we should know that what is conservative force, so that we can write the difference between the two if asked. So conservative forces are those forces whose work done does not depend upon path. Instead, work done depends on initial and final position of the object. An example of conservative forces are electrical forces, gravitational forces. In the next class, we will solve numericals based on friction.